डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने 1859 में एक कार्यवाही सारांश में यह लिखा था कि साम्राज्य को विभाजित करना प्राचीन रोमन ध्येय था और हमारा यही ध्येय होना चाहिए। तो कौन था? पहले ये बता दें कि ये थे एल्फिंस्टन। लॉर्ड एल्फिंस्टन थे 1859 में। 1859 में ये बॉम्बे के गवर्नर थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। इन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से रोमनों ने डिवाइड एंड रूल किया उसी तरीके से हमको भी भारत में करना चाहिए, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो प्रॉब्लम मची थी उसके नाते इन्होंने ये बात कही थी और इसी बात को आगे अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से फॉलो किया और भारत को टुकड़ों में डिवाइड करके, यानी जाति, धर्म और संप्रदाय और क्षेत्रवाद, प्रांति, मतलब हर तरीके से वो चाहें कि बिल्कुल अलग रखें, ताकि अलग नहीं हो पाएंगे तो हम यूनाइट नहीं हो पाएंगे, तो उनका काम चलता रहेगा। यही रीजन है कि जब वो स्वतंत्रता के बाद जाने लगे तो भारत और पाकिस्तान को अलग करके गए, ताकि ये पूरी मजबूती के साथ कभी न रह पाए और ताकि आगे हमें भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके आगे हम चलें अगर, तो देखते हैं कि बहुत सारे ढेर सारे वायसराय मिलते हैं या गवर्नर मिलते हैं या गवर्नर जनरल मिलते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि आखिर हमको इन सारे लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर याद करना पड़ेगा तो कैसे याद करेंगे? तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि याद करना पड़ेगा। मुझे लगना है समझने की बात होनी चाहिए। समझने के लिए हम पहले सिर्फ सवालों को लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं, उसके थ्रू हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो सिर्फ गवर्नर की बात हो रही है और पहले गवर्नर की बात हो रही है, तो रॉबर्ट क्लाइव ऑब्वियसली आ जाएंगे। ये बात फिर आएगी कि क्या रॉबर्ट क्लाइव के पहले नहीं था कोई? हालांकि 1765 ये दिया गया है, इसके पहले रॉबर्ट क्लाइव 1757 की प्लासी की लड़ाई लड़ चुके हैं, उसमें उसका नेतृत्व कर चुके हैं। इसीलिए इनको ऐतिहासिक रूप से भारत में पहले यूरोपियन गवर्नर के रूप में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, अगर यूरोपियन गवर्नर की बात करें तो सबसे पहला गवर्नर 1505 में आता है, वो भी पुर्तगाल का, और इसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जो था अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा। ये पहला गवर्नर होता है भारत में किसी भी यूरोपीय देश का। लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो ब्रिटेन से आई थी, उसका। तो रॉबर्ट क्लाइव पहले थे क्या? उसके पहले कोई नहीं था? हाँ था। बंगाल के गवर्नर के पद पे, गवर्नर नहीं, एज कह सकते हैं कि एजेंट और स्वतंत्र एजेंट और गवर्नर नियुक्त हुए थे। सबसे पहला मुझे लगता है नाम 1661 से शुरुआत करें अगर, तो विलियम होजेस का आता है। विलियम होजेस थे पहले। क्या थे? बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले स्वतंत्र एजेंट और गवर्नर के रूप में। और एक नाम और अक्सर सुनते होंगे, जॉब चारनॉक का। जॉब चारनॉक, इन्होंने क्या किया था? कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। इनका टाइम कब आता है? 1686 में, 1686 टू 1693 तक ये रहते हैं। ये देखिए, पहले की बात हो रही है। मुख्य एजेंट के तौर पे भी इनको भी नियुक्त किया गया था। और जॉन बियर्ड की बात आती है, इनका भी नाम आता है जॉन बियर्ड। परेशान नहीं होना है, आराम से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, सवाल के थ्रू चलेंगे तो। 1701 से 1705 के दौरान फोर्ट विलियम क्या था? फोर्ट विलियम, हालांकि फोर्ट विलियम के ये गवर्नर बनाए गए थे। उस टाइम शुरुआत हो रही थी, बाद में गवर्नर भी बनाए गए थे। तो फोर्ट विलियम ये था, कलकत्ता में एक फोर्ट था, उसका नाम फोर्ट विलियम था, जहां से ये ऑपरेट करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी। तो हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव को पहला
गवर्नर इसलिए माना जा सकता है क्योंकि 1757 की क्रांति में इन्होंने नेतृत्व किया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और राजनीतिक शक्ति वास्तविक रूप से स्थापित हुई थी और गवर्नर का पद शक्तिशाली हुआ था। 1765 इसलिए है क्योंकि ये जब 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, तो उस टाइम ये इंग्लैंड रहते हैं। बक्सर की लड़ाई में मेन हेड कौन होता है? ये हेक्टर मुनरो होते हैं। जो हेक्टर मुनरो क्या कर रहे थे उस टाइम? कंपनी का वो नेतृत्व कर रहे थे। जब जीत जाते हैं बक्सर युद्ध, तब फिर से आते हैं रॉबर्ट क्लाइव और 1765 में इलाहाबाद की संधि करते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि करते हैं। संधि किनके किनके बीच करते हैं? दो लोग थे उस टाइम। कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। इस मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय। और अवध नवाब कौन थे? अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। ठीक, ये दोनों के साथ इलाहाबाद की संधि होती है। इसको कभी डिस्क्राइब कर लेंगे अच्छे से। तो वॉरेन हेस्टिंग, ये मैं इसको हटा रहा हूं। वॉरेन हेस्टिंग की बात आती है तो सवाल के थ्रू हम अगर चलें तो बंगाल का पहला गवर्नर हो गया रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हो गया वॉरेन हेस्टिंग। अब बात आ जाती है वॉरेन हेस्टिंग की। तो भारत का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, और देखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये कब कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग पहली बार। कब बने थे ये? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू जब ये एक्ट आया उसके बाद, हाँ उसके पहले क्या होते थे? उसके पहले होते थे बंगाल का गवर्नर। तो ये बंगाल के गवर्नर थे। रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये होते हैं वॉरेन हेस्टिंग। और इनके बीच ये सारी चीजें, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है कब? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये कब बात है आती है कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब मानेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब पूरे इंडिया का कंट्रोल इसके हाथ में दे देंगे। तो ये बात हुई थी चार्टर एक्ट 1833 को। इसके थ्रू लॉर्ड विलियम बेंटिंग को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माना जाता है। यानी सवाल ये आएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो विलियम बेंटिक। ठीक, अब ये चलते रहते हैं। 1857 की क्रांति होती है और 1858 में एक एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू लॉर्ड कैनिंग को, क्योंकि कैनिंग ही 1857 के समय, क्रांति के समय थे, तो इनको ही बनाया जाता है वायसराय। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब बन गया वायसराय। ठीक, वायसराय कब तक चलते हैं? ये पूरे स्वतंत्रता तक चलते हैं हमारे। और स्वतंत्रता के बाद एक सवाल और आता है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड नहीं कहना है लेकिन समझने के लिए बोल देते हैं। फिर भारत आजाद हो जाता है, अंग्रेज चले जाते हैं, तो एक सवाल और बनता है कि भाई स्वतंत्र भारत के, उसके बाद समाप्त कर दिया गया ये पद, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भी कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। तो ये सवाल हो गया। इसके थ्रू हमने क्या देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बनते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं। चार्टर एक्ट आता है 1833 में, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। यानी 1773, 1833, फिर 1858, ये 3 डेट है जो इनको चेंज करती है। 1858 में वॉयसराय कहे जाने लगे। ठीक है, अब हम इस पे नहीं जाएंगे कि हाँ क्या क्या है इसको पढ़ूं। मैं चाह रहा हूं कि सारी चीजों जो जो इम्पोर्टेंट है उन सारी चीजों को मैं एक बार बता दूं। तो शुरुआत से अगर शुरू करें तो रॉबर्ट क्लाइव की बात हमने कर ली। प्लासी का युद्ध इन्होंने इनके नेतृत्व में लड़ा गया, और इसके बाद ही चले गए थे इंग्लैंड। लेकिन 1764 में जब लड़ाई होती है किसकी? बक्सर की। हाँ, 65 में आते हैं फिर से, ये करते हैं संधि। संधि करते हैं किससे? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से और अवध नवाब शुजाउद्दौला के साथ। अब वॉरेन हेस्टिंग की बात है, ये भी मैं हटा रहा हूं, थोड़ा सा कम जगह है इसमें। अब बात आती है वॉरेन हेस्टिंग की। ये कंप्लीट कर लिए, सारी चीजें नहीं, सबको नहीं, केवल कुछ कुछ की बात करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। इनके हालांकि बहुत ज्यादा काम नहीं, प्रशासनिक और दीवानी काम करते हैं। और इनमें याद रखना है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के काल में आया था। हाँ, कॉर्नवालिस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको समझना भी जरूरी है। और ये 2 बार आते हैं, 2 बार, दूसरी बार कुछ ही महीने रहते हैं। पहली बार आते हैं 1786 से 1793। इनके लिए अलग से भाई एक एक्ट भी लाया गया था। तो एक्ट वाले में पढ़ लेंगे कि इनको सेनापति और गवर्नर भी दोनों बनाया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल। ठीक है, तो ये इन लाते हैं 1793 में अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता था? जमींदार जो होता था वही भूमि का मालिक बन जाता था। जमींदार को ही भूमि का मालिक मान लिया गया। और इन्होंने लाया कॉर्नवालिस संहिता। कॉर्नवालिस संहिता ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा राजस्व प्रशासन को और न्यायिक प्रशासन को अलग कर दिया गया। न्यायिक प्रशासन को अलग कर दिया गया। ठीक, अब आते हैं इंपॉर्टेंट में लॉर्ड विलेजली। लॉर्ड विलेजली हमारे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाते हैं भाई? ये देखते हैं, इनका कार्यकाल होता है 1798 से 1805 के बीच में। ये लाते हैं सहायक संधि। सहायक संधि, ठीक, ये शुरू करते हैं। सब्सिडरी अलायंस होता है, क्यों क्यों होता है? क्योंकि भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में, अपने यहाँ रखना पड़ता था कुछ सैनिकों को, ताकि उनकी वो सुरक्षा कर सकें। लेकिन सैनिकों का खर्च जो है वो इन्हीं भारतीय शासकों को वहन करना पड़ता था। सैनिक अगर वहां रहेंगे तो भाई उनकी जानकारी सारी रखेंगे, सारी जानकारी अंग्रेजों के पास पहुंचती रही। तो ये अंग्रेजों को बेनिफिट हुआ कि कहाँ क्या चल रहा है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे कौन सा बचता है। लॉर्ड वेलेजली के बाद इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इन सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता है जो सवाल में, हालांकि पढ़ सकते हैं, उसको डिस्क्राइब अलग से करेंगे अलग वीडियो में। तो एक एक का एक एक वीडियो बन सकता है, लेकिन जो जरूरी है, जो सवाल आए हुए हैं, उन्हीं का हम डिस्कशन इसमें कर रहे हैं। तो 1828 से 1835 के बीच में लॉर्ड विलियम बेंटिंग रहते हैं। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम किया 1829 का सती प्रथा समाप्त करके, सती प्रथा को अंत किया। लेकिन किसके साथ? राजा राम मोहन राय की हेल्प से। ठीक है, और इन्हीं के टाइम में 1833 में चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट आता है जिसके द्वारा इन्हीं को क्या बनाया जाता है? भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, पहले इंडिया के। कौन होते हैं? विलियम बेंटिंग। अब इंपॉर्टेंट में लॉर्ड डलहौजी की बात कर लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी से सवाल भी काफी आएगा। तो व्यापगत सिद्धांत रहा क्या? यानी विलय की नीति, विलय कर लेते थे। 1853 में इन्हीं के टाइम में पहली रेलवे चली भारत में।
डाक और तार व्यवस्था की भी इन्होंने विकास किया। लॉर्ड कैनिंग की अब बात करते हैं। ठीक, लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं? ये 1857 का युद्ध लड़ते हैं, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, अब अगले इंपॉर्टेंट के तौर पे हम देखेंगे लॉर्ड रिपन को। हाँ, कैनिंग देख लिए, रिपन आ जाते हैं। रिपन क्या क्या काम करते हैं भाई? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन जनक, स्वशासन का जनक इनको कहा जाता है, क्योंकि 1882 में इन्होंने इसको लागू किया था। इल्बर्ट विल विवाद आता है। इल्बर्ट विल 1883 में इन्हीं के समय में आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये था कि भारतीय जो जज हैं उनको भी यूरोपियन जो मामले हैं उनको सुनने का अधिकार दिया जाएगा। इसी का विरोध हो रहा था कि भाई यूरोपियन है तो यूरोपियन जज ही सुनेगा, भारतीय कैसे सुन पाएगा, पक्षपात हो जाएगा, और भारतीयों का यूरोपियन सुन सकते हैं। ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन माना नहीं बाद में। 1881 में पहली पूर्ण जनगणना होती है। 1881 में पूर्ण और व्यवस्थित जनगणना होती है। तब से आज तक 10-10 साल तक होता रहा, लेकिन कोविड में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। शुरुआत यहीं से हुई थी, रिपन के काल से। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कर्जन पे आ जाते हैं। कर्जन क्या करते हैं कि 1902 में, पेन चेंज कर लूं थोड़ा सा, 1902 की बात है। 2 में क्या क्या काम करते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग आता है इन्हीं के काल में। और 1902 में ही एक पुलिस आयोग का गठन करते हैं। पुलिस आयोग का गठन करते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? एंड्रयू फ्रेजर इसके अध्यक्ष रहते हैं। इसी से प्रांतीय पुलिस सेवा की शुरुआत होती है। 1901 में रॉबर्टसन 1901 में रॉबर्टसन थे। रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं ज्यादा, फिर भी देख लेते हैं, कहीं पूछा गया था, एक देखा था मैं पीवाईक्यू, रेलवे आयोग बना था। और 1904, और इसी 1900 जो विश्वविद्यालय आयोग था 1902 का, इसी को आधार मानकर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। इसके तहत ये था कि भारतीय विश्वविद्यालय, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनकी शक्ति कम कर दी गई, यानी गवर्नर के हाथों में ज्यादा शक्ति दे दी गई। ठीक है, 1904 में ही प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, यानी एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 आता है, जिसके तहत क्या होता है? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन होता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन होता है। और 1904 में ही ऑफिशियल सीक्रेट CRET एक्ट आता है, आधिकारिक गोपनीयता अधिकार अधिनियम 1904 में ही आता है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट आएगा सवाल में, जैसे मान लीजिए कर्जन का आ गया, तो पूरी चीजें एक साथ देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते लिए मिलते हैं अगले वीडियो।